हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहली टर्म आती है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम लेंगे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो वो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे या फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो 7 और 1 में से मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन किसमें होगा? किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक बारी लेना या देना आसान है, या 7 तो हमारे पास एक का एक्सचेंज इजी होगा। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक्वायर करेगा 1+1 क्या है यहाँ पे? 1 हो गई उसकी वैलेंसी, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और प्लस हमारे पास क्या है? चार्ज। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। तो सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा और एक्वायर करेगा 2 नेगेटिव, वेयर अगेन 2 इज द वैलेंसी एंड नेगेटिव इज द चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या हुआ? जो भी एक्सचेंज किया किसी भी एलिमेंट ने, एटम ने, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन बाय अ बॉडी इज द चार्ज, या हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। ये हमारे पास क्या डिफाइन करता है? उसका चार्ज डिफाइन करता है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, वन इज फंडामेंटल, सेकंड इज डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब है इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर क्वांटिटीज, मींस इसको डिराइव करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है। बेसिक क्वांटिटीज है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, सबसे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास, लेंथ, टाइम को यूज करके हम आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसी टर्म्स बनाते हैं जो कि बोली जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल सिंगल वर्ड में कैसे डिफाइन की जाती हैं? जो भी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं वो हमारे पास क्या है? फंडामेंटल है। जो भी हम फंडामेंटल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके या कैलकुलेशंस करके हम उनको नया फॉर्मूला बनाते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकंड वर्ड, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस हमने 2 हैंड्स को रब किया, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, या हमने स्केल को ड्राई हैंड्स के साथ रब किया, तो उसमें से भी किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो बॉडी के ऊपर नहीं दिख रहा है कि +2 या -2, यहाँ पे नहीं विजिबल होगा +2 या -2। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हम किसी दूसरी बॉडी के पास उसको ले जाके चेक करेंगे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, वहां से उसके चार्जेस डिफाइन होंगे। तो मींस हमारे पास ये कैसी है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, अगर किसी बॉडी के पास इफ मोर प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, मोर प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, तो उसके पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन से तो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो हमने बोला इसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्दर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब एक केस तो है अगर प्रोटॉन ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों इक्वल हो गए तो वो जो हमारे पास एटम है वो कैसा बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? बैलेंस। तो जैसे सोडियम क्या था? सोडियम जब उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी तो वो एक न्यूट्रल एटम था। सोडियम 11, तो मींस इसमें 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हो जाते हैं तो एटम को कैसा बोला जाता है? न्यूट्रल एटम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसमें हमारे पास आता है कि जब हम किसी भी ग्लास रॉड को हम उसको रब कर रहे हैं सिल्क के साथ या किसी कॉम के साथ,
किसी कॉम को हम ड्राई हेड्स के साथ रब करेंगे तो उनके ऊपर जो है कुछ चार्जेस आ जाते हैं। तो ये जो चार्जिंग हुई, ये जो प्रोसीजर हुआ, कॉम को ड्राई हेड्स के साथ रब किया, इस प्रोसेस को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये जो चार्जेस एक्वायर करते हैं, तो द फिनोमिनन व्हिच गिव्स राइज गिव्स अट्रैक्टिंग पावर टू दीज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड द बॉडीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। मींस वो बॉडीज कैसी हो गई, स्केल को ड्राई हेड्स के साथ रब किया तो हमने देखा उनमें चार्ज आया, तो वो चार्ज को हमने किसी भी पेपर के पीसेस के पास ले जाके चेक किया तो वो क्या था, उसको अट्रैक्ट करने लग गया। तो अट्रैक्ट करने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या था, जब हमने स्केल को, किसी भी प्लास्टिक स्केल को भी बालों से रब किया, पेपर के पीसेस के पास ले जाके देखा तो वो अट्रैक्शन शो कर रहा था। तो इट मींस जो स्केल था या कॉम था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया, चार्ज्ड हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो लॉ हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। यहाँ के लिए हमारे पास सिर्फ इतना है कि एसआई यूनिट क्या है, चार्ज का, कूलम है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे छोटी क्वांटिटी चार्ज की, ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्वायर कर रहे हैं। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पॉजिटिव मींस प्रोटॉन का चार्ज हो गया, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज which can exist independently, वो हमारे पास क्या है, स्मॉल ई है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज स्मॉल ई, और उसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्केलर मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड मींस जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 50 कूलम, 30 कूलम, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होने वाली। तो चार्ज एक स्केलर है। सेकेंडली चार्ज इज कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड के लिए हम हमेशा दो तरह की डेफिनेशंस देते हैं। वन इज इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी के लिए हम बोलते थे, हमने लाइट स्विच ऑन की, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, मैकेनिकल एनर्जी यूज की स्विच ऑन करने के लिए, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो हमारे पास लाइट और हीट में कन्वर्ट हुई, मींस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब हम बात करते हैं चार्ज की, हमने रबिंग की, एक बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, दूसरी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ ये भी सेम है हमारे पास। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए ये कंजर्वेशन है। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे हम बोलते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए हमने बोला है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0 तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो दो तरह की डेफिनेशंस हो गई हमारे पास, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज के लिए और एक होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। स्केलर्स के लिए फिक्स है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस हमारे पास अगर हम किसी से पेंसिल मांग रहे हैं तो वो हमें 1 देगा या 2 देगा। पेन मांगेंगे, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 1.5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मींस हम किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स भी देंगे तो वो इंटेग्रल वैल्यू होगी, इंटीजर्स में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो जब हमारे पास क्वांटाइजेशन की बात आती है तो इट मींस ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर।
integral multiple of charge. Integral number of electrons can be transferred from one body to another, not in fraction. फ्रैक्शन में नहीं होगा वो एक्सचेंज, किसमें होगा? इंटीजर्स में होगा. तो मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, उसमें n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और एक का चार्ज है E. तो टोटल चार्ज विल बी n, the number of charge particles which are getting exchanged into charge of each particle. जो हमने बोला चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज which can exist independently, small e. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो हमारे पास क्या है? स्मॉल e है. तो हमारे पास क्या बन गया? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन हो रहा है या डोनेट कर रहे हैं तो उसका प्लस या माइनस हमारे पास आएगा. तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विच आर गेटिंग एक्सचेंज्ड इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. तो ये हमारे पास क्या बताएगा? टोटल चार्ज, नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का. तो मान लो हमारे पास ये नेट चार्ज Q है, उसमें E सिंगल चार्ज की हमारे पास वैल्यू है और कितने चार्ज पार्टिकल्स हमने बोला? N. तो क्या रिलेशन आ गया? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. तो Q क्या बन जाएगा? प्लस माइनस NE. नेक्स्ट है हमारे पास लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये हमें पहले से पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो है वो हमारे पास क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ गए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं, विच अलाउ चार्ज पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम. तो वो हमारे पास क्या हो गए? कंडक्टर्स हो गए. तो जो भी सब्सटेंसेस विच लेट इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो अक्रॉस देम इजीली, वो कौन से होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं. जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक चार्जेस को टू फ्लो, वो हमारे पास क्या होंगे? इंसुलेटर्स होंगे. नेक्स्ट, कंडक्टर्स दे डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या होती है? मींस वो नहीं रोकेंगे. कंडक्टर्स की हमने पहले ही पढ़ा ना डेफिनेशन, कि जो अलाउ करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को टू पास थ्रू देम. तो वो जो अलाउ कर रहे हैं चार्जेस को टू पास थ्रू देम, वो रेजिस्ट तो नहीं करेंगे. तो वो क्या हो गए? कंडक्टर्स हो गए. जो चार्ज पार्टिकल्स वो अलाउ नहीं कर रहे हैं मींस रेजिस्ट करेंगे, तो दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस. अब इसमें एग्जांपल्स हमारे पास मेटल्स, aqueous solutions of salts, acids, bases and all ionized gases. दूसरी तरफ इंसुलेटर्स में हमारे पास रबर, पोर्सलिन, प्योर वाटर, ये सब किस में आ गए? इंसुलेटर्स में आ गए. कंडक्टर्स, they possess free electrons which conduct electricity to flow from one part of the conductor to the another. Means वो allow कर रहे हैं, free electrons possess कर रहे हैं. दूसरी साइड they possess very few electrons as compared to conductors. तो conductors conduct करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते. यही मेजर डिफरेंस हमारे पास आ गया. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मान लो हमारे पास एक बहुत मोटा तगड़ा सोर्स चार्ज, अब इस सोर्स चार्ज के आसपास कोई बेबी चार्ज आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे. टेस्ट चार्ज इसकी स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है. अब सोर्स चार्ज थोड़ा हैवी वाला है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वो टेस्ट चार्ज को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, तो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा. मान लो हमारे पास किसी भी बड़े सीएम का घर है, उसके आसपास सिक्योरिटी है, तो वो जो गार्ड्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप अंदर एंटर कर सकते हो या नहीं एंटर कर सकते हो. तो वो सीएम के आसपास की स्पेस, उनके घर के आसपास की स्पेस क्या हो गई? उनकी फील्ड हो गई. मींस उसमें कौन एंट्री करेगा या कौन नहीं करेगा वो डिसाइड करेगा आपके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट है या नहीं है. तो मींस यहाँ पे जब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो टेस्ट चार्ज को अलाउ करना है या नहीं सोर्स चार्ज
डिसाइड करेगा, सोर्स चार्ज का चार्ज डिसाइड करेगा। अगर दोनों का चार्ज सेम है तो ये इसको रिपेल कर जाएगा, अगर दोनों का ऑपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जिस स्पेस में एंटर करते ही, इस सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस में एंटर करते ही टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हुई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज, in which its force of attraction or repulsion can be experienced by another charge, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? हमारे पास यहाँ पे हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर हमारे पास कोई चार्ज है, वो चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है, मींस हमें नहीं पता कहां से आ रहा है, इंफिनिटी मींस उसकी पोजीशन कैसी है? नॉट डिफाइंड है। तो अगर कोई चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आता हुआ हमने देखा, हमें उसको लेके आना है पोजीशन ए पे। हमें उसको कहां लेके आना है? ए पोजीशन पे। इंफिनिटी से आ रहा था, हमें उसको ए पॉइंट पे लेके आना है। उसको लाने के लिए हमने यहाँ पे एक मोटा तगड़ा सोर्स चार्ज रख दिया, एक चार्ज बॉडी रख दी। अब ये जो स्मॉल चार्ज आ रहा था, ये हमारे लिए कैसे बिहेव कर रहा है? टेस्ट चार्ज की तरह। अब मान लो आप कहीं मार्केट में किसी शॉप के बाहर खड़े हो, वहां पे आके एक कार पार्क होती है, आपने देखा वो कार पार्क हुई। अब जैसे ही यहाँ पे आके कोई कार पार्क हुई, केस 1, आपको नहीं पता वो कहां से आए हैं, आपके लिए वो स्ट्रेंजर्स हैं, तो आपको ये पता है उनकी फाइनल पोजीशन ये है, उनकी फाइनल पोजीशन ये हो गई, बट हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता। तो जब हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता, इट मींस दैट पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमारे लिए तो वो इंफिनिटी हो गई। केस नंबर 2, अगर आपका कोई नेबर है जो वहां पे आके खड़ा हो रहा है, तो मींस हमें पता है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और ये फाइनल पोजीशन है। तो जब आपको दोनों पोजीशंस पता है, दो पोजीशंस का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और जब आपको इनिशियल पोजीशन नहीं पता, इट मींस इनिशियल पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, तो वो बोला जाएगा पोटेंशियल। तो अब सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे कि कोई चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है, हम लेके आ रहे हैं उसको, कैसे लाएंगे? हमने एक बड़ी सी चार्ज्ड बॉडी रखी है, सोर्स चार्ज रखा है। अब ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाते ही टेस्ट चार्ज डिस्प्लेसमेंट फील करेगा। तो जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें हो जाती हैं, वहां वर्क डन हो जाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिला के क्या बनता है? वर्क। तो मींस यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जितना हमने वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया गया उस टेस्ट चार्ज पे। हमने सोर्स चार्ज रखा, उसको फोर्स लगाई, फोर्स लगाते ही वो डिस्प्लेस हुआ। तो फोर्स के लगने से जैसे ही वो डिस्प्लेस हुआ, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो वर्क डन हुआ है इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हमने यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा, उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगते ही हुई डिस्प्लेसमेंट। जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाते हैं, क्या हो जाता है? वर्क डन। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का जो SI यूनिट है वो है जूल और चार्ज का हो गया कूलम। तो मिला के बन गया जूल अपॉन कूलम, जिसको हमने नया नाम दिया वोल्ट। अब जब भी हम कोई नया यूनिट पढ़ते हैं तो उसकी 1 के लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन 1 वोल्ट इज, 1 कब होगा? जब 1 जूल वर्क डन होगा और 1 कूलम चार्ज मूव करेगा। तो 1 जो हमारे पास वोल्ट है वो हो जाएगा पोटेंशियल। तो व्हेन, सेम डेफिनेशन अब हम वर्ड्स में दे देंगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट। तो ये है 1 वोल्ट। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमने 2 केसेस लिए थे, एक तो हमें नहीं पता कौन आके पार्क करके गया, दूसरा हमें ये पता है हमारे पड़ोसी पार्क करके गए। तो मींस
हमें जब दूसरा पर्सन, हमें पता है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, तो सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमें चार्ज की भी इनिशियल पोजीशन पता है। तो जब हम किसी चार्ज को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेके आ रहे हैं, दोनों पोजीशंस हमें डिफाइंड है, तो वो जो पोजीशंस का डिफरेंस है उसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने बोला इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन है हमारे पास ए, फाइनल पोजीशन है हमारे पास बी। तो हम ए से बी पे ला रहे हैं, कैसे? हमने एक चार्ज बॉडी प्लेस कर दी, वो चार्ज बॉडी के साथ वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, वर्क डन होगा। तो अगेन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वहां क्या था? फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां क्या है? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? VAB से, विच इज VB माइनस VA। तो पोटेंशियल क्या? चार्ज कहां से कहां जा रहा है? A टू B। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हमारे पास डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हायर पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं हमारे पास फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट अगर हम बात करें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है फ्रॉम B टू A, कहां से कहां? लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा जो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के पोटेंशियल्स पे, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल का एक टर्मिनल हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल। दोनों का मिला के क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ऐसा यूनिट भी सेम होगा, जूल अपॉन कूलम, जो क्या बनेगा? वोल्ट। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे चार्ज स्केलर क्वांटिटी था, ये बना है वर्क डन अपॉन चार्ज को मिला के। तो दोनों स्केलर अपॉन स्केलर आ गए, तो पोटेंशियल भी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने पढ़ा है एयर करंट, फ्लो ऑफ एयर पार्टिकल्स, वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल्स। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। बट जैसे एयर का कोई बिल नहीं होता ना हमें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, तो ये मेजरेबल अमाउंट है। तो जब हम किसी चीज के फ्लो को विद टाइम स्टडी करना चाहते हैं, मींस हमें विद टाइम उसको स्टडी करना है, तो हम क्या लेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। रेट का मतलब हमारे पास यहाँ पे, रेट का मतलब है उसके सामने जो भी क्वांटिटी लिखी है उसको टाइम से डिवाइड करो, तो मींस फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, या हम बोल सकते हैं NE बाई टी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन। Q क्या होता है? चार्जेस क्वांटाइज, तो उसको बोल सकते हैं NE अपॉन टी, विच इज कूलम अपॉन सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट यहां पे हमने कूलम अपॉन सेकेंड को मिला के एक नया नाम दिया एम्पियर। तो एम्पियर को हमें, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर से जब भी कोई यूनिट पहली बार पढ़ते हैं तो डिफाइन करो उसकी 1 के लिए वैल्यू। तो 1 एम्पियर क्या होगा? जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड। तो मींस अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड ले लें तो करंट कैसा बन जाएगा? 1 एम्पियर। तो मींस 1 एम्पियर क्या है? when 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is said to be 1 ampere.
अब हमारे पास अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो करंट होता है वो 0 होगा किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है 0। कोई पार्टिकल अगर अपवर्ड जा रहा है तो उसी को बैलेंस करने के लिए कोई डाउनवर्ड जाएगा, कोई डाउनवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड जाएगा, लेफ्ट जा रहा है तो राइट जाएगा, तो मीन्स रैंडम मोशन है। तो जब रैंडम मोशन होता है तो इधर वाले की वेलोसिटी को इधर वाला कैंसिल कर रहा है, ऊपर वाले की वेलोसिटी को नीचे वाला कैंसिल कर रहा है, तो नेट जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 0। एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, मींस देयर इज नो करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे पास कंडक्टर की, तो यहाँ पे हमने एक सेल के साथ उसको अटैच किया है। हमने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को हमने किसके साथ अटैच किया, सेल के साथ अटैच किया, जिसका एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल। तो अगर हमने सेल या बैटरी कनेक्ट की, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे लोअर टू हायर पोटेंशियल, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल, वाइस वर्सा ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो सेल डज वर्क टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। तो सेल लगाया या बैटरी लगाई तो उस सेल के लगने से इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो है वो डिफाइंड हो गया कि इस तरफ मूव करना है। इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल गया कहां से कहां, लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जिस वेलोसिटी के साथ हमने जब कंडक्टर के साथ अटैच किया, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी क्योंकि एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, तो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ डेफिनेट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो या पोटेंशियल बोल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आया और इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट पाथ मिला मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो मींस इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब हमारे पास जो ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल्स एक्वायर करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ करंट। दो तरह के करंट होते हैं, वन इज कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो इज कन्वेंशनल करंट। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक की होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो किसके साथ सेम है, कन्वेंशनल करंट के साथ, एंड इट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, कन्वेंशनल करंट भी फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ करंट हो गए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मींस जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है जहां करंट फ्लो होगा, जो क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है हमारे पास उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन करते हैं। तो ये जो हमारे पास दो तरह के सर्किट्स है, वन इज ओपन सर्किट, सेकंड इज क्लोज्ड सर्किट। ये हमने इसमें लिया है ओपन स्विच, बैटरी। ओपन स्विच मींस जब इसमें डॉट होगा मींस ये अब स्विच ऑन पोजीशन में है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर डॉट नहीं है इट मींस ये ओपन स्विच है, ऑफ पोजीशन में है, करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे बल्ब, तो जैसे ही स्विच क्लोज हुआ करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और हमारे पास जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं सर्किट के, और उनके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइंस के साथ, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन।
जो हमारे पास बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और स्मॉल लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। ये क्या करता है? इट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास बैटरी है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये जनरेट करेगा लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट ओपन स्विच और प्लग की। तो ओपन स्विच मतलब जब डॉट नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है, ऑफ पोजीशन में है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लोज्ड स्विच और प्लग की, तो ये हमारे पास मैंने बताया डॉट के साथ मतलब सर्किट कंप्लीट है, ऑन पोजीशन में है, अब करंट फ्लो करेगा सर्किट में। नेक्स्ट हमारे पास एक वायर जॉइंट। वायर जॉइंट हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट वायर्स टुगेदर। नेक्स्ट हमारे पास है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। तो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट मींस हमने उसको ऐसे ऊपर से कर्व करके दिखाया है। ये दिखाता है कि जो दो वायर्स हैं वो टच नहीं कर रही हैं, जस्ट एक के ऊपर हमने दूसरी रखी हुई है, क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये अभी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि रेजिस्टेंस क्या करती है। तो यहां से एक चीज जो हमने अभी पढ़ ली है वो हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। ए इन अ सर्कल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हमने दिखाए हैं साथ में। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। और इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? तो हम इसको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। अभी हम आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर वी इन अ सर्कल, और इसको हम कैसे यूज करते हैं? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और ये हमारे पास कैसे अटैच किया जाता है? हमेशा पैरेलल में। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा और एमीटर हमेशा सीरीज में होगा। एक और डिवाइस है हमारे पास विच इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एक है मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन कर रहा है? एमीटर। सेकेंड इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो डिटेक्ट कौन करेगा? डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज जी इन अ सर्कल, और ये डिटेक्ट करता है कि क्या सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। इसकी दो तरफ से डिफ्लेक्शन होती है, इस तरफ को या दूसरी तरफ को। तो मींस ये डिफ्लेक्शंस हमें बताती है कि करंट फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया गैल्वेनोमीटर। अब रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये टर्म्स हम अभी पढ़ेंगे और साथ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है ओम्स लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ हमारे पास हम कब अप्लाई करते हैं? इसमें जब हम बोलेंगे जब हमारे पास जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मींस टेम्परेचर प्रेशर जैसी जो कंडीशंस हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं। तो कीपिंग फिजिकल कंडीशंस अनचेंज्ड, ये की वर्ड्स हैं ओम्स लॉ के। जो करंट फ्लो करेगा इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये कैसे बोलेंगे? मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने कंडक्टर को एक सेल या बैटरी से अटैच किया। ये क्या प्रोवाइड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे स्विच ऑन मतलब हम सर्किट क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस देने से। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने जब प्रोवाइड किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा तुम्हारा V होगा उतना ज्यादा तुम्हारा सर्किट में I होगा, या I उस पर डिपेंड करेगा जितना V होगा। तो मींस जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतना उतना करंट जो सर्किट में है वो ज्यादा फ्लो करेगा। बट कीपिंग फिजिकल कंडीशंस अनचेंज्ड, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इन द सर्किट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया हमने अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? I V पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे। या V किस पे डिपेंड कर रहा है? I पे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, R। R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रेजिस्टेंस नाम दे रहे हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गई। रेजिस्टेंस का सिंबल हमारे पास अभी देखा हमने, कहा था रेजिस्टेंस का सिंबल ये था हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और ये क्या कर रहा है?
रेजिस्टेंस इज बेसिकली द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टर ऐसा डिवाइस है जो करंट को रोकने के लिए काम आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस नहीं होती, कहाँ होती है? इंसुलेटर्स में होती है ना। तो हमने बोला कंडक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे थे, कौन ऑफर कर रहा था? इंसुलेटर्स कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस मींस यहाँ पे हमारे पास डिवाइस है रेजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इट अपोजेस द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। इसका सिंबल ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के रेजिस्टर्स हैं। वन इज वेरिएबल रेजिस्टर, जो हम लाइन मारते हैं बीच में से, वो वेरिएबल रेजिस्टर है, मतलब हम रेजिस्टेंस जिससे वेरी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज, अगर हम इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं तो ये आ जाएगा रियोस्टैट। दो तरह के रेजिस्टर्स, वन इज रियोस्टैट, सेकंड इज वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के अंडर आ जाते हैं, जहां से हम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दो तरह के हम ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं, VI ग्राफ या IV ग्राफ। तो जनरली हमारे पास फिजिक्स में तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं जो बेसिकली हमें याद होने चाहिए। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ग्राफ कैसा बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन। अगर इनवर्सली हो, मतलब हमारे पास एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो, तो ऐसा सा कुछ, और एक होता है इनवर्सली का स्क्वायर, तो मींस x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो हमारे पास ये हो जाएगा इस तरीके से। तो तीन तरह के ग्राफ बेसिकली जो हमें पता होने चाहिए। तो दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मींस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y shows the linear relationship of one quantity to another quantity. तो मींस I is directly proportional to V means they have, ये mentioned है, linear relationship with one another। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, मतलब लीनियर है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। ये वाला शो कर रहा है एनिमीज, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास हमें VI मेथड से स्लोप लगा के रेजिस्टेंस निकालनी है। तो दो तरह के कर्व्स हो सकते हैं। अगर आपको y एक्सिस पे V है और x एक्सिस पे I है, मींस VI कर्व है, या y एक्सिस पे I है, x एक्सिस पे V है, हमें स्लोप मेथड लगाना है। स्लोप मेथड लगाने के लिए हम दोनों का जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसमें हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे अपनी मर्जी से। मान लो हमने ये A और B दो पॉइंट्स ले लिए, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, बेस से ज्वाइन किया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब स्लोप मींस इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, वो फाइंड करना है। स्लोप मींस हमें क्या फाइंड करना है? ये थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या मेथड लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा बेसिकली स्लोप होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो स्लोप इज परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन AC। तो ये है पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब हम इसको डेल्टा V बोल सकते हैं। ये है हमारे पास करंट का डिफरेंस, मतलब हम इसको डेल्टा I बोल सकते हैं। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I मिला के हमारे पास क्या बन रहा है? R। V अपॉन I क्या देता है? अभी पीछे पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR। तो V अपॉन I हमें क्या दे देगा? R दे देगा, विच इज रेजिस्टेंस। तो स्लोप कितनी आ गई? रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई। सिमिलरली अगर उल्टा है, IV कर्व है, तो मींस हमारे पास यहाँ पे BC वाली लाइन पे जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? डेल्टा I, और AC वाली लाइन हमें क्या बता रही है? डेल्टा V। तो जब हम यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो पॉइंट्स लेके परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा V विच इज 1/r। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा? 1/r विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो क्या बोला जाएगा? कंडक्टेंस। एक है रेजिस्टेंस, दूसरी है कंडक्टेंस। तो एक ने हमें क्या दिया? रेजिस्टेंस ही दी, किसने? VI कर्व ने। तो IV कर्व के स्लोप ने हमें क्या दी है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस कहां से आई? V अपॉन I से आई हमारे पास। R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
R इज V अपॉन I मीन्स वोल्ट अपॉन एम्पियर, मिला के क्या बन जाएगा ओम। तो जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें क्या देता है रेजिस्टेंस, मतलब V अपॉन I की रेशियो क्या देता है रेजिस्टेंस, V अपॉन I की रेशियो क्या मिलेगी रेजिस्टेंस मिलेगी। तो रेजिस्टेंस अगर हमें पहली बार इसका ऐसा यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर, पोटेंशियल अपॉन करंट वोल्ट अपॉन एम्पियर मिला के क्या बना रहा है, ये हमारे पास ओम बना रहा है। तो 1 ओम डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अगर 1 एम्पियर करंट होगा यहाँ पे और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मींस जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 1 ओम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस लो होती है वो गुड कंडक्टर है, जिनकी रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हो जाएगी वो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस वाले इंसुलेटर्स बोले जाएंगे। तो गुड कंडक्टर्स या गुड इंसुलेटर्स कौन डिसाइड करता है, रेजिस्टेंस डिसाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड कॉपर इज द बेस्ट, बट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनी होती है, जो कॉपर है वो सेकंड बेस्ट है और जो हमारे पास सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर्स में आता है, पर फिर भी हम कॉपर यूज करते हैं क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होता है सिल्वर से। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हमने अभी किया, क्या होता है कंडक्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स या उसको साइमन बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मींस 1/R का रेसिप्रोकल हमें क्या देगा, कंडक्टेंस देगा। तो 1/R का ओम का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा ओम इनवर्स कंडक्टेंस का यूनिट, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे साइमन बोलेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर में क्या आएगा, जैसे जैसे हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो रही है कोलिजन्स इंक्रीज होंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये कहां से आया, तो सबसे पहले अगर हम कोई एक कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, हमने बोला हम एक सेल के साथ उसको अटैच करेंगे, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो वायर में एंटर किए, तो वायर के ऑलरेडी इसमें कुछ एटम्स या आयंस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वायर से, एटम्स और आयंस टर्मिनल से एटम्स और आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स और आयंस के बीच का जो कोलिजन है उससे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकला, एटम और आयन ने उसकी एनर्जी को छीन लिया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा तो करंट नहीं होगा। तो मींस इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने से वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो मींस अगर वो फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट कम हो गया। करंट कम होना मींस रेजिस्टेंस आ गई। तो यहीं पे हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉज क्या है कोलिजन्स। रेजिस्टेंस का कॉज क्या होगा, हमारे पास कोलिजन्स होंगे। कॉज है कोलिजन्स किसके साथ, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो कोलिजन्स हो गए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में पहली चीज आई इंक्रीज इन लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुई, तो मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ इंक्रीज हुई, कोलिजन्स इंक्रीज हुए, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई। अब एरिया के साथ अगर एरिया इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हमारे पास अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर स्पेस बढ़ जाती है तो स्पेस बढ़ गई है तो मींस कोलिजन्स कम होंगे। एरिया ज्यादा हो गया, कोलिजन्स कम होंगे। कोलिजन्स कम होंगे का मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो एरिया बढ़ने से कोलिजन्स कम तो रेजिस्टेंस कम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट नेचर, तो डिफरेंट मटेरियल की नेचर डिफरेंट होती है, तो नेचर पे डिपेंड करेगा। मटेरियल की नेचर डिफरेंट, तो यहाँ पे हमारे पास उनकी रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आ गया डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास चार थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहला लेंथ, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, और फिर से आ जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम पहली दो को कंबाइन करें, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो मिला के बन जाएगा एल अपॉन ए।
प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो इंट्रोड्यूस करवाया रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और इसका यूनिट होगा, अगर हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ओम मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ पे डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स में से पहले 2 पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ द मटेरियल के साथ रेजिस्टिविटी वेरी करेगी, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? अभी बताया, टेम्परेचर और नेचर। रेजिस्टेंस के 4 है, पहले 2 पे डिपेंड नहीं करेगी, लास्ट 2 पे डिपेंड करेगी। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का क्या था? ओम इनवर्स, तो इसका होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी का आया ओम मीटर। अब हमें रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, तो अगर हम इसी फॉर्मूले में जहां हमने रो एल अपॉन ए पढ़ा, हम लेंथ को 1 मीटर ले लें और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेंथ को 1 मीटर ले लेते हैं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई? मतलब हमने यहाँ 1 पुट किया, रेजिस्टिविटी आ गई रेजिस्टेंस के इक्वल। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बेसिकली क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये हमारे पास क्या बोली जाएगी? रेजिस्टिविटी बोली जाएगी। और इसको डिफाइन करने के लिए हम लेंथ को 1 और एरिया को 1 पुट करेंगे, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ सम मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे हमारे पास रीजनिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्यों? 3 पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई रेजिस्टिविटी। तो ये हर जगह लिखने हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। सिमिलरली हीटिंग एलिमेंट जो है हीटर के, गीजर के, वो नाइक्रोम से बने होते हैं। नाइक्रोम एक एलॉय है, किसका? निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज का। तो इसका जो एलॉय है, इसकी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम प्रॉपर्टीज है कि हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट में, हीटर में जो गीजर है, ये किससे बनी होगी? नाइक्रोम से बनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये तो हमने अभी किया। ऑल्दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि एक तो कंडक्टिविटी तो चलो दोनों की ज्यादा है, बट वो एक्सपेंसिव कम है। और हमारे पास जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, हाई कंडक्टिविटी मींस लो रेजिस्टिविटी है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ आ जाते हैं ट्रिक्स कि अगर आपके पास किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए, तो लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एरिया डिक्रीज करता है। तो मान लो n टाइम्स लेंथ इंक्रीज की है, बट इस टाइम एरिया उसने बोल दिया सेम है। यूजुअली अगर आपको क्वेश्चन आए किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हुई है 2 टाइम्स, तो उसका एरिया डिक्रीज होगा ही होगा 2 टाइम्स। लेकिन अगर जो क्वेश्चन है उसमें कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो लेंथ डबल, तो मीन्स रेजिस्टेंस भी n टाइम्स हो गई, डबल हो गई। तो अगर लेंथ n टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस भी n टाइम्स हो जाएगी। एरिया n टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है हमें, अगर हम वायर को पुल करें सच दैट जो उसकी लेंथ है वो n टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ से, तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया उतने टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर लेंथ इंक्रीज हुई n टाइम्स तो मींस एरिया डिक्रीज होगा n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम यूज करते हैं। और रेजिस्टिविटी तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ मींस डायमेंशंस के। नेक्स्ट हमारे पास 2 चीजें कॉम्बिनेशन में आती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, कि हम रेजिस्टर्स को सीरीज में भी अटैच कर सकते हैं, पैरेलल में भी, या फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो अगर 3 रेजिस्टर्स हमारे पास ऐसे अटैच्ड हैं, मींस सीरीज में अटैच्ड हैं, तो हमने बोला 3 रेजिस्टर्स लिए हमने,
एक का जो रेजिस्टेंस है R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3। पोटेंशियल डिफरेंस दिया V1, V2 एंड V3। अब सीरीज में एक चीज याद रखनी है, सीरीज में हमारे पास क्या सेम रहता है, सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहता है। सीरीज में हमेशा करंट सेम रहेगा। तो जो पहला है उसमें भी आई करंट होगा, दूसरे रेजिस्टर में भी और तीसरे रेजिस्टर में भी, तीनों में करंट कैसे जा रहा है, आई जा रहा है। क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल। तो पहले में V1 गया, दूसरे में V2 गया, तीसरे में V3 गया, तो टोटल विल बी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से ओम्स लॉ लगाया, किस पे, इस पे, इन तीनों पे। तो जैसे ही हम ओम्स लॉ लगाएंगे V इज इक्वल टू IR 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 लगेगा हमारे पास। तो रेजिस्टेंस जो सीरीज में है वो कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास। तो पैरेलल में अगर सीरीज में करंट सेम है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उनको पैरेलल में लगाया। अब डिसाइड कैसे करते हैं सीरीज है या पैरेलल। एक पॉइंट पे अगर यहां दो से ज्यादा वायर्स निकल रही हैं, इट मींस पैरेलल है। दो है तब तक तो ठीक है, दो कैसे, मतलब या तो आप वायर को ऐसे लगा सकते हो या फिर हम उसको बेंड कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टर और ये दूसरा रेजिस्टर। तो यहां पे हमारे पास एक पॉइंट पे दो डिविजन्स है, बट जब दो से ज्यादा हो जाएंगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ दो से ज्यादा कैसे विजिबल है, 1 2 3 और 4। तो मींस दो से ज्यादा डिविजन्स हो गई, यहाँ पे भी 1 2 3 4 दो से ज्यादा डिविजन्स हो गई। तो तीनों रेजिस्टर्स कैसे अटैच्ड हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है, V सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम है, V सेम है। तो यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, I। तो मीन्स I डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये आ गया हमारे पास। उस पे ओम्स लॉ I इज V बाय R, V बाय R, V बाय R। तो पैरेलल में आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, सीरीज में इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज किया जाता है हाउस होल्ड सर्किट में। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगर एक अप्लायंस ऑफ होगा तो बाकी भी ऑफ हो जाएंगे। तो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ देन ऑल अदर अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम मतलब करंट मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट कम फ्लो करेगा, तो जितने भी बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं उनको कहां से हमारे पास जो करंट है वो अवेलेबल होगा। तो इसलिए सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब करंट कम। और नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में हमारे पास पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो रहा है तो हर अप्लायंस को जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए हम कैसे दे सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है, बट अगर कोई बड़े अप्लायंसेस है उनको ज्यादा करंट चाहिए तो वो कैसे वर्क करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह हमें पैरेलल क्यों यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ करंट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया, हमने बोला उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अब यहाँ पे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज Q बाई T, या हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। नेक्स्ट इज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कितना होगा, QV। कौन सा वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा चार्ज पार्टिकल को एक जगह से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लेके जाने के लिए। तो Q इज इक्वल टू IT एंड W इज QV। तो जब हम ये वैल्यू Q की यहां पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, VIT। अगर हम V की जगह IR पुट कर दें तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। नेक्स्ट अगर हम I की जगह V बाय R पुट कर दें तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाय RT। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले आ गए, VIT, I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर बाय R इंटू T। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज
वैसे पार क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज पार। एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अभी हमने 3 फॉर्मूले किए, उनको टाइम से डिवाइड कर दो तो पार के 3 फॉर्मूले आ गए, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें सीरीज सर्किट है, करंट कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मीन्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मीन्स जिसमें V कांस्टेंट है, तो पावर का फॉर्मूला यूज करो V स्क्वायर बाय आर, मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है पावर का यूनिट, तो ये क्या होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, वो मिला के क्या बनाएगा 1 वॉट। तो पावर इज VI विच मीन्स 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो जहां पे भी करंट रेटिंग के क्वेश्चंस आते हैं हम यही यूज करते हैं। तो मीन्स वॉट है जूल अपॉन सेकेंड, अगर हमें 1 के लिए डिफाइन करना है तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट अगर 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट कमर्शियल यूनिट क्या है, हॉर्स पावर, और कितना होता है वो 746 वॉट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम किलोवाट आवर भी बोलते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोवाट आवर को जूल्स में, तो वो कितना हो जाएगा अभी आगे देखेंगे। किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर कैन बी रिटन एज, किलो मीन्स 1000, वॉट मीन्स जूल अपॉन सेकेंड, आर मीन्स 3600 सेकेंड। तो ये एस से एस कट गया तो कितना आ गया 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। ये है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट एंड जूल। तो हम क्या बोल सकते हैं, किलो की जगह हम 1000 ले सकते हैं, किलो की जगह हमने 1000 लिख दिया ये, और वॉट की जगह जूल अपॉन सेकेंड और आर की जगह 3600 सेकेंड। तो ये मिला के हमारे पास बन गया 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो कैसे मेजर करते हैं हम, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आए हैं इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो कितने यूनिट्स है इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमें क्या देगा, टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमने बोला नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां पे बैठे एटम्स और आयंस के साथ कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एटम्स की एनर्जी या आयंस की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा। जब कोई चीज वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है उसका टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होने से क्या आ गई, हीट। तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें 2 पिक्चर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा एटम्स और आयंस के साथ। केस नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज, एटम्स और आयंस की एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज। एटम्स और आयंस वाइब्रेट करना स्टार्ट किए विद लार्ज एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी एटम्स और आयंस की इंक्रीज हो गई। एनर्जी इंक्रीज होने से उनका टेम्परेचर राइज हुआ, जिससे क्या आ गई, हीट। सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की पिक्चर से रेजिस्टेंस आई, एटम्स और आयंस की जो एनर्जी में चेंज आया उससे आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हीट निकालने के लिए भी सेम चीज हम यूज कर रहे हैं कि हीट के लिए हम यूज करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जो ये हीट अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इन अ कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और टी के। मतलब जैसे जैसे करंट का स्क्वायर बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा हीट बढ़ेगी। तो मिला के बना आई स्क्वायर आर टी, जो एसआई यूनिट में के की वैल्यू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, यहां कांस्टेंट लगाया के, एसआई यूनिट्स में इस के की वैल्यू होती है 1। तो हीट का फॉर्मूला आ जाता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम जितने भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, इन सब में हम यूज करते हैं, फ्यूज हो गए, उन सब में हम यूज करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास हर जगह है। बाय।